30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। में सेक्शन 33C(2) के हिसाब से, इंडस्ट्रियल एक्ट के हिसाब से, 30 एक्ट के हिसाब से एक वर्ष कमेटी का गठन होना। कमेटी का इलेक्शन नोटिफिकेशन किया था हमारा डायरेक्टर साहब ने। उसमें दोनों जो ट्रेड यूनियन के जो वर्कर है वो पार्टिसिपेट करना चाहा। जिस तरीका का उसका जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से यहाँ में चला। भाई मिस्टेक की वर्कमैन का संगठन है, वर्कमैन इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है। वो अपना छोटा सा एक बस कमेटी को गठन करने के लिए अपना नामांकन यहाँ में भरा था। उस नामांकन में छोटी सी एक गलती, एक मिस्टेक, जबकि कोई बड़ी मिस्टेक नहीं था। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में एक नाम को आइडेंटिफिकेशन के तरीके से उसको करना था, नहीं किया। चलो हमने मान लिया कि ये गलती हो चुका हुआ है। उसके बदौलत जो 10 कैंडिडेट फैक्ट्री से इलेक्ट होना है और 10 जो नॉमिनेटेड मैनेजमेंट तरीके साइड से होना है, तब जाके एक बस कमेटी का गठन होता है। आज बस कमेटी का गठन होता है। तो ऐसा हुआ कि हमारी जो साइड का जो 7 नुमाइंदगी उस जो नॉमिनेशन स्क्रूटनी का टाइम में रिजेक्ट हो गया। मैं अपना गलती को माना और यहाँ में एक बस कमेटी का गठन करने के लिए मेरिंग वर्क्स एम्प्लॉयज यूनियन एलिजिबल होया। उन्होंने अपना कमेटी का गठन किया गया। बस कमेटी क्या होता है, बस कमेटी किस लिए बनना है, बस कमेटी का परफॉर्मेंस क्या है, बस कमेटी क्या करना चाहिए, यह समझने वाला अफसर इसके अंदर में कितना लोग हैं। इनको ये भी नहीं पता कि बस कमेटी का फॉर्मेशन होने के बाद वो क्या तरीका से फंक्शन करेगा, उसका नेचुरल ड्यूटी क्या है। मैं जरा सा आपको बताना चाहता हूं। जो इलेक्टेड साइड से आता है वो इलेक्टेड साइड से आने वाला 10 में एक वाइस चेयरमैन बनेगा, एक सेक्रेटरी बनेगा। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है उसका अंडर में जो गुजारिश करते हैं, जो दूर दूर खड़ा के मत देखिए, सब नजदीक आइए, बात को सुनिए, समझिए और उस तरीका से आपको अपना ड्यूटी और उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है समझ के करिए। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा आप मंच के सामने आ जाए। इससे कई साल पहले आप लोगों ने देखा था यहाँ में कितना भीड़ भड़ाका से मजदूर एकदम इकट्ठा होके जो गेट मीटिंग में हम लोग किसी को कोई हथौड़ा उठा के मारने की बात नहीं करता। मेरा हक की बात, मेरा फंडामेंटल राइट है, उसकी बात करेंगे और वो हमको प्रोवाइड करता है या नहीं करता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं ये कहता था जो बस कमेटी तो उसको फैक्ट्री स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से उसका मेमो देना, सस्पेंड करना ये तो है, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं उसका क्या गुनाह था जो उसको सस्पेंड किया आप रिटायरमेंट से 27 दिन पहले? कुछ नहीं। आप आज उसका इंक्वायरी चल रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। 7 महीना हो गया उस मजदूर को एक भी अपना 40 साल यहाँ में बिताया हुआ नौकरी डिपार्टमेंट के लिए सच्चा ईमानदारी से जो नौकरी करा उसका गिफ्ट मिला रिटायरमेंट से पहले, उसको सस्पेंशन। ये क्यों किया गया? मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, 32 साल मैं भी इस डिपार्टमेंट के अंदर में काम किया है। किसी अफसर को उसका कुछ बातों से एक जालसा हुआ तो वो अपना पावर को मिसयूज। आप 1000 के तादाद में मजदूर काम करने वाला मजदूर का जो काम को
200 आदमी का कंधा में डाल के उसको गोरू का बैल की तरह चलाने लगेगा। यूनियन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तक यूनियन इसलिए चुप था कि मजदूर दबे कुचले जा रहा था अपना परेशानी, क्योंकि सबके अंदर में डर, कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का दिल में ये डर है कि अगर हम कुछ बोल दिया, मेरा तकलीफ को सुना दिया, तो शायद हो सकता है कि मेरा ऑर्डर नहीं बनेगा। ये किसी का, कोई अफसर का प्रॉपर्टी नहीं है ये डिपार्टमेंट, ये आपकी संपत्ति है, ये आम जनता की संपत्ति है। वो भी आपका तरह सरकार का एक नुमाइंदा है, उसको भी आपकी तरह काम करना है। आपको उसके लिए जो सब्सक्राइब कराए, जो उसका ड्यूटी तो इसके कराए, वो तरीका से उनको भी करना है। अगर उसका साथ में थोड़ा सा नजरअंदाजी कर दिया या उसको देखा नहीं या उसका बारे में ऐसा कुछ बोल दिया किसी अफसर के सामने, वो बदला का भावने से काम करने लग गया। वही तो हुआ सर्वे यार्ड के अंदर में जो चार्जमैन को जो सस्पेंशन करा, सिर्फ बदला का भावना से करा। चाहे वो कुछ भी हो, एक वर्कर है 40 साल आपको सर्विस दिया है, एक मेमो सर्विस के अंदर में वो नहीं लिया है। हम पर्टिकुलर उस आदमी के बारे में बोलने नहीं आया, ये हर एक मजदूर को। कभी भी कोई वर्कर, कोई मजदूर ये ना सोचे कि कोई ऑफिसर आके आपका कंधा में हाथ डालेगा, वो आपको शाबाशी देता है। नहीं, आपका सौतेला बाप है सारे लोग, आपका सौतेला बाप लोग है लोग। जहां मौका मिलेगा उनका काम करवा के, जहां मौका मिलेगा आपका पिछवाड़ा में लात मारेगा लोग। इसलिए आपको सावधान होना चाहिए, आपको सावधान होना चाहिए। यूनिटी आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब तक आप यूनिटी नहीं होगा, जब तक आप अपना डर से सामने नहीं आएगा। हमको आज़ादी चाहिए। आज भारत देश को आज़ाद 1947 में हुआ था, लेकिन आज फिर मजदूर गुलाम बन चुका है। किसका गुलाम बना है? आज का अफसरों का गुलाम। आज का अफसर जो है यहाँ में कर्मचारियों के साथ में डिक्टेटरशिप करता है, हिटलरगिरी करता है। बंद कर दो, मैं कहता हूँ बंद कर दो। पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में हम ऐसा ऐलान करने वाला है, मजदूर का हित में मजदूर को जो मिलना है, मजदूर के लिए जो सरकार ने जो दिया है, वो अगर सही टाइम से नहीं देगा तो आप लोगों को हम छोड़ेगा नहीं, आप मजा मान ही नहीं सकेगा। आज आपको मालूम है हर 15 तारीख को यहाँ का वर्कर को मैन पावर का कमी की वजह से वोटी दिया जाता था। आज गिना चुना लोगों को वोटी जाता है। चलो वोटी उनका अपना मर्जी काम कराया है तो वोटी देगा। अगर वोटी आप उनसे करवाया है तो उनको हर महीने का पहले की तरह 15 तारीख को उसका पेमेंट करना होगा। आपको वोटी पेमेंट करना होगा। आपका मर्जी से 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जैसा कोई भिखारी को भीख देने का तरह करने का नहीं है। अगर आप ऐसा करेगा, आपका वोटी हम नहीं करेगा, हम अपना ड्यूटी करेगा, हम अपना ड्यूटी करेगा और जबरदस्ती हमसे वोटी नहीं करवा सकता। और दूसरी बात हम आपसे कहना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, जहां में आप फैक्ट्री के अंदर में आया, कहीं में भी आपका वर्क लोकेशन हुआ, कोई भी सेक्शन में, कोई भी बोर्ड में, किसी भी जगह में, कोई भी ड्राइडॉक में, डॉकयार्ड में, कहीं में भी आपका ड्यूटी हुआ, अगर आपका चाय का घंटी बजा, आप अपना टूल डाउन करो। आप अपना सेहत के लिए आप अपना नाश्ता पानी समय से करो। अगर वो टाइम से नहीं करेगा, आप बीमार पड़ जाओगे। ये अफसर आपको घूम के नहीं देखेगा, इनका कोई ये आपका साथ नहीं रहेगा, सहानुभूति नहीं रहेगा, या आपको भूल जाओ। कोई वर्कर हमारा यहाँ में है, वो उनका ना समझदारी है कि कोई अफसर बुला लिया, प्यार से बात कर लिया, कंधा में हाथ डाल दिया, तो उसका साथ में बगल कुर्सी में वो भी बैठ गया। वो सोचता है कि अब हमारे लिए इससे बड़ा सुविधा और कुछ नहीं होने वाला है। आज यहाँ का वैकेंसी क्या है, कैसा चलता है? यहाँ में मजदूर का जो वैकेंसी है, जो सैंक्शन स्टंट है, वो 190 मजदूर का सैंक्शन स्टंट था। चलो उसका बदली में जो कॉन्ट्रैक्ट जैसी के जो यहाँ में जो एमकेएस को लिया गया है, वो भरा है, अभी भी बहुत सारा खाली है। ये वैकेंसी को फिलअप करने के लिए
एक आरआर बना हुआ है, आरआर नोटिफिकेशन हुआ हुआ आरआर है हर डिपार्टमेंट के अंदर। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जो डिपार्टमेंट है, सारे वर्कमैन का जो प्रमोशन चैनल होता है उसके लिए एक आरआर बना हुआ है। हम यहाँ 2021 का अप्रैल महीना तो मैंने यहाँ से रिटायरमेंट लिया, तब तक तो आरआर में कोई गड़बड़ नहीं करता था इधर में। आज क्या यहाँ का सुनने को मिलता है, 2 साल नहीं हुआ एक आदमी को 2 प्रमोशन। अरे ये क्या आपका घर से आप जैसी सोचा, आप जिस तरीका से इसको मोड़ेगा, मुड़ाएगा, घुमाएगा, उस तरीका से आप चला लेगा। आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है जो भी कर रहा है, चाहे यहाँ का कोई भी बड़ा अफसर करते क्यों ना हो, बहुत बड़ा गलत करता है। आपको अगर किसी वर्कर को अपना साथ में रखने के लिए, उससे यहाँ का वर्करों का मुखबरी कराने के लिए, उनका जासूसी कराने के लिए उसको जो चाहे वो करके दे देगा। मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ इस मीटिंग के जरिए, एक भी आरआर के अंदर हमारे किसी भी वर्कर के ऊपर में नाजायज तरीका से आपने किसी भी किसी को हानि पहुंचाने का कोशिश, प्रेसिडेंट के प्रदेश के उन लोग आपसे बात करेगा, आपका डिमांड के ऊपर में क्या करने वाला बात करेगा, लेकिन आखिरी दम तक हम जब तक ये इसमें काम करता रहेगा, मेरा एक ही मैसेज आपका साथ में रहेगा, आप यूनिटी बनाइए, आप एकत्रित हो जाइए। आपका यूनिटी बनाने में कोई तोड़ पड़ने का काम करता है तो वहाँ आप मत जाइए, वो आपसे। और एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, आपको लेके हम लोग राजनीति नहीं करने मिलता है। ये जो बैठा हुआ इंसान है, आज से नहीं, उनका फादर का जमाना से हम लोगों ने सुना है, देखा है, आजमाया है। वो गरीब के लिए कहीं भी खड़ा होता है, उसका स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कुर्सी में आके बैठने वाला इंसान नहीं है वो। उसके पास पे दिया ऊपर वाला दिया हुआ बहुत सारा चीज है, लेकिन मजदूर की जो बात सुनती है, मजदूर की जब तकलीफ की बात उन तक पहुंचता है तो वो वहां में बेचैन हो जाता है। वो उनके लिए कुछ करना है, उनके लिए कुछ करना है। और भी नेता है हमारे पास, वो नेता कैसा है, अपना राजनीति का स्तर बढ़ाने के लिए, उसको ये करने के लिए आपका जो पीठ है वो उसको पायदान बनाता है। वही हुआ वर्क कमेटी के अंदर में, उसको सीढ़ी बनाया जाता है। उसका राजनीति का स्तर ऊपर करने के लिए आपका एक एक मेहनत का मजदूर का पीठ में लात मारकर ऊपर जाने की कोशिश करता है। उनसे बचने की जरूरत है, आपको उनसे बचना है, यूनिटी बनाना है, सही लीडर का चुनना है, आपको समझना है, आपको समझदारी का साथ में करना है। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी आपके सामने हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के प्रदेश अध्यक्ष, INTC के अध्यक्ष और TCC के कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन श्री TSG भास्कर जी आपका सामने अपना विचार रखेगा। आप सब ध्यानपूर्वक सुनिए और उसमें अमल करने की कोशिश कीजिए। मैं आमंत्रित करता हूं TSG भास्कर जी को। सबका नमस्कार। DSS डॉक्टर एम्प्लॉयज़ यूनियन और DSS अपलोड एम्प्लॉयज़ यूनियन का जो मेंबर्स और नॉन मेंबर्स, सबको नमस्कार। पहले हम धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा उस्मान काका को वो विस्तार से आपको बताया। एक चीज़, हम भी एक क्वालिफाइड इंजीनियर है, वो इंजीनियर के बारे में जो बोला है वो हम उसके साथ हम विचार करेंगे। सेकंड बात तो जो यूनिटी के बारे में बात किया, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको बोलने मन था। एक झाड़ू है, एक झाड़ू है, जब तक इकट्ठा है अच्छा काम करेगा, सफाई करने का काम करेगा। झाड़ू को खोल दीजिए, वो कचरा बन जाएगा। तो हम लोग एक साथ झाड़ू की तरह रह के हमारा जो डिपार्टमेंट के अंदर में जो भी होता है उसको सफाई करना चाहिए। और भी एक बार काका बोला है, आपका डिपार्टमेंट का बजट 300 चिल्लर नहीं है, 724 है। आज का जो फिगर है 724 है, उसमें एक 30 जो है जो कंस्ट्रक्शन बजट है
बाकी 693 रेवेन्यू बजट है। तो आपका पास 724 करोड़ रुपया सालाना आपको मिलता है। और वो कैसा कच्चा होता है, आप लोग आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके पूछिए, भाई ये तो 724 रुपया आया, अभी तक एक 50% तक इन लोग अभी कच्चा किया है। देखिए काका ने बोला है कि जो अपलोड सेक्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, इसका बारे में हम थोड़ा से आपको बोलने मन था कि इन लोगों के पास कंटिन्यूस सर्विस लेना जाता है, इन लोगों को बायोमेट्रिक नहीं है। आप सोचिए जब अपलोड सेक्शन वाला जहाज में घुसता है, उसका खाली एक रजिस्टर में एंट्री करता, रजिस्टर में एंट्री करने के बाद बाहर जाने के टाइम 16 घंटा 17 घंटा काम करने के बाद एक वर्कर यूनियन का काम क्या है, 8 घंटा काम करना, 8 घंटे के बाद उसको ओवर टाइम देना, ओवर टाइम देता रेगुलर स्टाफ को। लेकिन जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है, 16 घंटा काम करता है, उसको इन लोग कोई बेनिफिट नहीं देता। ये तो जानवर की तरह तो काम लेता आपसे। सेकंड बात है, जो आदमी रेगुलर स्टाफ है उसको आप देता है 16 रुपया। शर्म आना चाहिए डिपार्टमेंट को, 30 साल से वो 16 रुपये रह गया और काम तो बढ़ गया, क्योंकि आपका जो स्टाफ स्ट्रेंथ रहना था उसका आधा स्टाफ स्ट्रेंथ में आप काम करा रहे हैं। आपका स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने से ये इन लोग जो अभी सबका फैमिली है, अभी आप जो महू फ्लैट का जो सेक्शन में जांच चलता है, सुबह 5:30 बजे इन लोग चुकानी पकड़ता है, रात को कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी अगला दिन सुबह जब मेडिकल का जो ये ड्यूटी होता है अगला दिन सुबह। ये आप लोग सब गवर्नमेंट को आप सवाल पूछना है, गवर्नमेंट से सवाल पूछना। देखिए जो स्टाफ स्ट्रेंथ था उससे में कितना जांच था, आज कितना जांच आ गया। हमारा बेरोजगार बच्चा लोग है, उन लोगों को भर्ती करिए ना। आज जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का जो है, हम डायरेक्टर साहब से डिस्कस किया, जब पुलिस भर्ती होता, पुलिस को पहले क्या मतलब टेस्ट लेता, पहले पुलिस को फिजिकल करता, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग सब करता है। उन लोग फिजिकली फिट होने से फिर इन लोग को भर्ती करता। वैसे जो हमारा जो अपलोड सेक्शन में जो डीएसएस डॉकयार्ड में काम करता, उसको ट्रेड टेस्ट ले लीजिए पहले। ट्रेड टेस्ट लेने के बाद जो आदमी पास होता है, अब कहीं से भी आदमी मंगाइए, ट्रेड टेस्ट पहले करना चाहिए। ये गलत हो रहा है आप लोगों के साथ। आज जो रिक्रूटमेंट हुआ है ये भी गलत तरीका से हुआ है, क्योंकि इन लोगों को पहले आप ये मतलब ये कर दिया, रिटर्न टेस्ट कर दिया। बाहर से आदमी आएगा, बाहर से आदमी आके रिटर्न टेस्ट पास करेगा। अगर आप टेस्ट किया, इधर का बच्चा लोग को नौकरी ज़्यादा मिलेगा। ये एक बात है। कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को सेफ्टी इक्विपमेंट का जरूरत नहीं है, मत दे दीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ का जान का आपको कोई वैल्यू नहीं है। आप जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को अगर काम करा रहा है, सेफ्टी हेलमेट नहीं दे रहा है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं दे रहा है, लेकिन रेगुलर स्टाफ को दे रहा है, ये क्या जुल्म है? आप बोलेगा कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ 6 महीने के अंदर में चले जाएगा, उसका जो इक्विपमेंट का कॉस्ट इतना है। हम एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो डीएसएस साहब बहुत अच्छा आदमी है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ का सैलरी से 100 रुपया काटो, महीने में 100 रुपया काटो। सेफ्टी इक्विपमेंट उसका जान के लिए वो 100 रुपया काटता है, कोई महीना नहीं रखता। लेकिन आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं देगा, ये बहुत बड़ा गलती है। हम इसको कड़ी हालत से कंडेम करता है कि आज से आप लोगों को काम करने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट गवर्नमेंट देना चाहिए। अभी काका ने बोला है कि जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को 16,000 रुपया मिलता है, खासकर अपलोड सेक्शन में जो कहीं भी पोस्ट हो सकता है। आपको कैमल बे में पोस्ट, हम हाल ही में हम कमोटो में गया था, कमोटो में हम वो जो जहाज था उसको जहाज का क्रू से ये किया। इन लोग को एक्स्ट्रा अलाउंस, हार्ड एरिया अलाउंस नहीं है, खाने का अलाउंस नहीं है। उधर से पोर्ट ब्लेयर से कमोटो जाने के लिए उसका पास
टीए अलाउंस नहीं है। एक्स्ट्रा काम लेके वो फैमिली छोड़ के उधर आ रहा है, कम से कम हार्ड एरिया अलाउंस उसको देना पड़ेगा। देखिए आज जैसा हम बोला है कि बहुत पोस्ट वेकेंट है, बहुत पोस्ट वेकेंट है। आज पोस्ट नहीं फिलअप करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा खंडन करता है, क्योंकि अब जांच बढ़ गया, आप नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज करना है, वो छोड़ के आप वेकेंट पोस्ट भी आप फिलअप नहीं कर रहे हैं। और जितना भी प्रमोशन होना चाहिए, रेगुलर स्टाफ को जितना भी प्रमोशन होना चाहिए, जल्द से जल्द ये प्रमोशन एवेन्यूज करना, ताकि नीचे वाला ऊपर आएगा। नीचे से आदमी जब एक टाइम फ्रेम है, एक प्रमोशन का एक टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम के अंदर में इन लोग काम करना चाहिए। अब ये ऑफिसर का बारे में बोलना तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। हम खाली एक रिक्वेस्ट करता है कि टाइमली इन लोग का प्रमोशन होना चाहिए। देखिए जो अपलोड सेक्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ काम करता है, उन लोगों को सी सर्विस नहीं दे रहा देता। क्यों नहीं देगा? जब रेगुलर स्टाफ को आप सी सर्विस दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को भी आप सी सर्विस दे दीजिए ना। वो मतलब अपना जिंदगी कहीं में जाके बनाएगा। अगर आप उसको रेगुलर नहीं करेगा, आप उसको ओटी नहीं देगा, आप उसको सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं देगा, उसको क्या मोटिवेशन आपका डिपार्टमेंट में काम करने के लिए? जब वो टाइम खत्म हुआ, सी सर्विस उसको दे दीजिए। सी सर्विस उसका बुक में एंट्री करिए सी सर्विस। आप आज जो गेट कमेटी मीटिंग हुआ है, गेट का मीटिंग हुआ, आप लोग सब इतना विस्तार से जो बात हुआ सुना है, आगे भी हम लोग आपका साथ जोड़ा रहेंगे। ये जो डिमांड हम रखा है, ये ऑलरेडी हम चिट्ठी बना दिया, डायरेक्टर साहब को देंगे, कुछ टाइम देंगे। जैसा ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स को तो कल ही डिसाइड हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। और ये जो ओटी का बात है, जो रेगुलर स्टाफ का 16 रुपया देता है, 16 रुपया प्रति घंटा देता है। अगर वो एक आदमी 10 घंटा काम करता है, 160 रुपया देता है। वो उन लोगों को बोले हमारा होटल में आइए काम करिए 10 घंटा, हम उन लोगों को मतलब 3000 रुपया देगा। बताइए, तो शर्म का बात है, शर्म का बात है। 16 रुपया कोई देगा? आज का हिसाब से 30 साल से मतलब वही ये पेंडिंग है। हम हमारा डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इसको रिव्यू करिए। 30 साल का हम ये भी पूछेगा, 30 साल का बैकलॉग भी पेमेंट करिए। 30 साल से अब ये 16 रुपया का जो ये दे रहा है, उसको बैकलॉग भी पेमेंट करिए। बस इतना बात कह के हम आज का जो भाषण है हम समाप्त करता हूं। जय हिंद। अभी आपके सामने हमारा सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट अपना विचार रखेगा। सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट, उससे पहले एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ। अभी हमको खबर मिला है, अगर कोई भी वो कंसर्न ऑफिसर यहाँ में है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी प्रमोशन के लिए हायरार्की के हिसाब से जो प्रमोशन देना है, पिक एंड चूज वाला सिस्टम को बंद कीजिएगा। आप सीनियरिटी कम मेरिट से ही आप उस प्रमोशन को दिया जाएगा। जो एलिजिबल वर्कमैन है उसी को प्रमोशन दिया जाएगा। अगर उसके बदौलत आप अपना तरीका से पिक एंड चूज करके किसी वर्कर को आप अपना सहूलियत के लिए अगर प्रमोशन दिया जाएगा, आपका खिलाफ में पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में हम लोग ये जो प्रदर्शन आगे बढ़ाएगा, मजदूर अपना ताकत दिखाएगा। अभी स्टैब्लिशमेंट से खबर मिला था, क्योंकि यहाँ का एक फाइल गया है कई बार, और स्टैब्लिशमेंट से हमारा सोर्स के हिसाब से हमको ये खबर मिला कि जो है वो खुद फाइल में लिखता है नहीं मेरिट का जरूरत नहीं है, आप ऐसी फाइल को आप कर दीजिए, जिसको हम सेलेक्ट करेगा उसी को करिए, वो आपका मनमर्जी नहीं चलेगा। अभी आपके सामने हमारा जो सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट है जुबैर जी, वो अपना विचार रखिएगा। जुबैर जी। रेस्पेक्टेड हमारे आईएनटीसी के प्रेसिडेंट श्री टीएसजी भास्कर जी, हमारे आईएनटीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट उस्मान काका जी, और हमारे डॉकयार्ड्स यूनियन के जो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट बाबा भाई, और हमारे साथ में आए काउंसिलर जोगाराव भाई, बिंदु मैडम, और तमाम डॉकयार्ड यूनियन के जितने भी कर्मचारी और अपलोड यूनियन के जितने भी कर्मचारी आए, उन सबको नमस्कार। देखिए, अभी हमारे सामने उस्मान काका जी ने बहुत विस्तार से आपके सामने बात को रखा, और हमारे टीएसजी भास्कर जी ने भी आपके सामने आपके जो प्रॉब्लम्स को बताया।
उनमें चंद बातें मैं ये जो यहाँ के डायरेक्टर शिपिंग के जो आला अधिकारी है, जो यहाँ लोकल ऑफिसर भी बैठे हैं, मैं उनके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जिस तरह का जो आज व्यवहार जो यहाँ के डिपार्टमेंट के कर्मचारी बेचारे काम करते हैं, उनको सही तरह से जो सुविधा मिलना चाहिए, उनका जो अधिकार है जो मिलना चाहिए, वो सही तरह से डिपार्टमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अभी बताया जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, हमारे भास्कर जी ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो लोग काम कर रहे हैं, जो बोट में काम करते हैं, एक ही बोट में काम करता है, जो रेगुलर जो स्टाफ है उनको जो है हेलमेट, जूता, ड्रेस जो भी उनका जो एक मजदूर को देना चाहिए वो दे रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो बेचारे काम कर रहे हैं उनका जिंदगी का, उनका सेफ्टी का ये निकम्मा ये जो एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो डिपार्टमेंट जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, उनको सोचना चाहिए कि मैं अपने कर्मचारी के साथ मुझे जो व्यवहार, उनको जो सेफ्टी जो उनका हक है वो अगर ना दे तो एक कर्मचारी बेचारे क्या काम करेगा। लेकिन फिर भी ये बेचारे अपना फुल टाइम जो सवेरे से शुरू होता है, जहाज जो बोट होता है उसमें जाते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं 8 घंटा। पहला तो सरकार कहता है 8 घंटा जो है एक जो मजदूर के साथ काम कराना है, फिर भी अपने लगन से ओवर टाइम करते हैं। जो हमारे रेगुलर मजदूर जो भी है, कर्मचारी जो भी है करता है। अभी भास्कर भाई ने बताया 30 साल से जो है उनको ओटी जो है अभी तक रिवाइव नहीं हुआ, वही 16 रुपया मिल रहा है। आज महंगाई कहां पहुंच गया ये निकम्मा एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाई नहीं देता। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जो है यूनियन हमारे आईएनटीसी के प्रेसिडेंट भास्कर जी जो है इनिशिएट लिया है कि जो है वर्कर के साथ जो उनका हक, बुनियादी हक उनको जो मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमारा जो यूनियन है बाबा भाई उस्मान काका और हमारे जो बाकी साथी है वो लोग का ये सोच है कि यूनियन का जो हक जो चीज उनको मिलना चाहिए, उसके लिए जो है आवाज उठाएगा। और ये एडमिनिस्ट्रेशन और ये डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर बैठे हैं, जो एसी रूम में बैठ के ये सोचते हैं कि जिस तरह चलता है ऐसा ही चलता रहेगा, ये हम होने नहीं देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। मैं बस इन्हीं बातों के साथ अपना बात को विराम देता हूं। जय हिंद। के प्रेसिडेंट के इब्राहिम बाबा भाई अपना विचार भी रखेगा और आप सभी को वो तो थैंक्स भी करेगा। बाबा सबसे पहले तो मैं टीएसजी भास्कर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे मौका मिला आप लोगों के बीच में काम करने का। और साथ ही मैं केपी उस्मान जी का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि ये यूनियन में जो मेरा आज यूनियन में जीना है इन्हीं के ज़रिए है। अब मैं और धन्यवाद मैं ज़रूर आईएनटीसी का करना चाहूँगा जो हमारे साथ, उनके साथ हमारा एफिलिएशन है। अब मैं कुछ बातें आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। टीएसजी भास्कर जी के ज़रिए अभी मुझे पता चला कि हमारा जो डीएसएस का बजट, एनुअल बजट 724 करोड़ है। तो मैं कुछ थोड़ा दिन पहले जाऊँगा, ये 724 करोड़ कहाँ जाता है ये थोड़ा सा मैं जानता हूँ, जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। 724 करोड़ ऐसा है भाई लोग, क्योंकि इससे पहले एक आपको पता था, आपका सिशराई सर के टाइम में यहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी, एंटी करप्शन इंक्वायरी भी हुआ था। तो हमारा एक जज का जो उस समय क्रैंकशाफ्ट का रेट था 24 लाख रुपया, और वही क्रैंकशाफ्ट हमारा डिपार्टमेंट जो है, हमारा डिपार्टमेंट का कुछ अफसर लोग जो मतलब चापलूस और मतलब क्या बोलते हैं घूसखोर अफसर लोग 80,000 रुपया में मोमनी डीजल से लिया गया था। 80,000 रुपया में 24 लाख का जो क्रैंकशाफ्ट जो है मोमनी डीजल सप्लाई किया था। तो आप समझे कि 724 करोड़ कहाँ जा रहा है हमारा। इसी तरह जो है डुप्लीकेट सामान जो है हमारा यहाँ पे सप्लाई करके ये चीज जो है हमारा डिपार्टमेंट का जो है एनुअल बजट को ये लोग खोखला कर रहा है, और अफसर लोग अपना जो है घर में पैसा जमा कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा यहीं पास में आप सब देख रहे होंगे, ये जो यहाँ पे हमारा लिफ्ट खड़ा है,
आप लोग सबको पता होगा ये लिफ्ट जो है कई जमाने से शो पीस बन के खड़ा है, हमारा डिपार्टमेंट के लिए कोई सर्विस नहीं दे रहा है। तो ये हमारा डिपार्टमेंट का ऐसा बहुत सारा खामियां हैं जिसको मतलब समझना चाहिए, और मैं भास्कर जी से भी आगे बात करूंगा इस समस्या को लेके आगे हम लोगों को कैसा करना है। अब कुछ पॉलिटिकल बातें भी मैं करना चाहूंगा, इंटरनल पॉलिटिक्स, क्योंकि यूनियन हमारा डीएसएस का है तो इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई। तो अभी हमारा ये बाजू में ईआरटी बोल के एक है ऑफिस सेक्शन है ईआरटी, यहाँ पे जो है टोटल 8 लोग काम करते हैं, उसमें 4 परमानेंट और 4 जो है कॉन्ट्रैक्ट वाले। हमारे काम तो सभी बराबर करते हैं, लेकिन परमानेंट स्टाफ को, चारों परमानेंट स्टाफ को 72 घंटा हर महीने जो है ओटी दिया जाता है ना। तो कई एम्प्लॉयज मेरे से ये बात बोला कि भैया ये जो है रोटेशन में होना चाहिए, सभी को मतलब उसका मौका मिले, है ना, सभी को 2 पैसा मिले और सभी को जो है आरामदायक। जो ईआरटी में ज्यादा काम तो नहीं होता है, सभी को पता है कि काम तो जो है हमारा डे वर्स में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हीं का काम जो है ज्यादा होता है। वैसे ईआरटी वालों का मतलब जहां तक हमको सुना कि गेट से तेल का चोरी होता है, तेल निकलता है यहाँ से, बहुत सारे अफसरों के लिए पलंग जाता है यहाँ से, बहुत सारे अफसरों के लिए सोफा सेट जाता है यहाँ से, तो ऐसा बहुत सारा बात आप सुना है। तो ये चोरी को भी हम रोकेंगे। आईआरपीएन वालों को भी मैं कहता हूँ कि जरूर चेक करिएगा, जो भी जाते हैं, खाली हमारे वर्कर का गाड़ी अच्छे से चेक करने से नहीं होगा। जो यहाँ के लीडरान हैं, जो चापलूस, जो यहाँ के स्टाफ्स हैं, जो भी अफसर है, उनका भी गाड़ी को बराबर चेक करिएगा और देखिएगा कि उनके इसमें क्या है करके। हम आगे जो है सीसीटीवी कैमरा का भी हम लोग आरटीआई में निकालेंगे सारा कुछ, क्योंकि बहुत कुछ चीज यहाँ में घोटाला हुआ है। अब कुछ बातें मैं अपने वर्कर्स के लिए बात करना चाहूंगा। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो स्टाफ्स हैं वो 16 और 18 सालों से काम करते हैं, लेकिन काम तो बराबर वो परमानेंट वालों के तरह ही काम करता है, लेकिन क्या है कि सैलरी जो है उनको बड़ा मुश्किल से 16, 17 या फिर 18,000 मिलता है। तो उनके साथ जो है अन्याय, काफी अन्याय होता है। तो इस बारे में हमने मैनेजमेंट से ही बात किया था कि इनको जो है कोई हिसाब से रेगुलर किया जाए, लेकिन मैनेजमेंट का यही कहना था कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर इनको कम से कम जो इनका जो सैलरी है उनको आप प्रोवाइड करिए। तो इस लड़ाई में क्या, अपलोड वालों का जो सैलरी जो 16,000 रुपया था, हम लोग लड़के उनको 25,000 रुपया हमारा यूनियन ने करवाया उसको लड़ करके, लेकिन हम डॉकयार्ड वालों के लिए वो नहीं करवा सके जो मतलब हाईली स्किल्ड वाले हैं। इसके बारे में भी मेरा डायरेक्टर साहब से बात हुआ और आगे भी इस मुद्दे में बात करूंगा। और एक बड़ा अफसोस का बात है, देखिए हमारा एम्प्लॉयज का कुछ नहीं हुआ, तो एम्प्लॉयज के साथ जब भी कुछ गलत होता है तो कोर्ट में जाता है। तो जब हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज जब कोर्ट में गया तो हमारा जो ये मैनेजमेंट, मैं डायरेक्टर साहब को भी इसमें जरूर शामिल करूंगा, क्योंकि अगर डायरेक्टर साहब एक अच्छा बंदा होता तो एक गरीब मजदूर के बारे में जरूर सोचता और उनको 6 महीना का जगह 2 महीना जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। यानी उनको आज हर रोज डराया जाता है कि हमें कल निकाल देगा, तुम्हें कल निकाल देगा। अब मैं कुछ बातें यहाँ पे और भी करना चाहूंगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि डॉकयार्ड, ये डॉकयार्ड के अंदर में जो नौकरी छोड़ करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है, इसमें से मैं कुछ जईस का नाम जरूर लूंगा। उसमें एक सानियाल जई है जो यहाँ पे जो पैसा जो है डॉकिंग पे पैसा खाता है, ये मेरे को पुख्ता मेरे पास जानकारी है और बहुत अरेस्ट करता है वर्कर्स को भी। और मैं उनको भी चेतावनी देना चाहूंगा कि जई साहब आप सुधर जाइए, और वर्कर के साथ अन्याय होगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। आपका घर तक जो है उसका सीधा इंक्वायरी करेगा, यहाँ से कितना पैसा आप लोग कमा के घर घर में रखा है। उसके बाद मैं एक दो बातें और करना चाहूंगा। डीएसएस हमारा कैसा बिगड़ा, ये जरूर बोलना चाहूंगा। ये डीएसएस बिगड़ने में एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है और इसमें कुछ हमारा जो लोकल लीडर्स का भी हाथ है। जैसा आपको पता होगा कि हमारे यहाँ में डीडीएस वीरिया साहब आया था। वीरिया साहब जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो इलेक्ट्रिसिटी का इंजीनियर है, वो आकर के हमारा डीडीएस बन के यहाँ बैठा, बर्बाद कर दिया। आज जितना भी जो प्राइवेट सेक्टर में जो मतलब ये हुआ, इजाफा हुआ, वो सिर्फ वीरिया साहब की वजह से हुआ। उसके बाद में आवाज है एमबी बन के बैठा है सरकार। ये सरकार आया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, इनको जांच के बारे में क्या पता है बताइए? कोई किस्म का इनको जांच के बारे में जानकारी नहीं है। तो हमारे जो यहाँ पे अफसर बैठे हैं, ये जांच की जगह में कोई गाड़ी बनाने वाला, कोई इलेक्ट्रिसिटी का इंजीनियर, तो ऐसे लोग आके मरीन में आज बैठे हुए, तो मरीन का हालत तो बद से बदतर होगा ही, ये मेरा कहना है। अब इसके बाद मैं छोटा सा और एक अंदरूनी राजनीति की बात करना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे वक्फ कमेटी है, ये जो वक्फ कमेटी अभी चल रहा है, इनका मतलब सुनने में ये आया है कि ये जो है हमारे जो क्वार्टर है डीएसएस के, उसका जो साइड में जो जमीन होता है वो बेचने का काम करते हैं। तो आप बताइए, वक्फ कमेटी अगर ये सब काम करेगा तो कैसे डिपार्टमेंट का भला होगा? और मैं ज्यादा कहना चाहता हूँ, टाइम नहीं है, तो मैं जरूर यहाँ पे रुकूंगा और आगे भी आप लोग से मुलाकात होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका जो इस गेट मीटिंग में शरीक हुए, और मैं खासकर भास्कर जी, उस्मान जी और जोगा भाई और जुबैर भाई का धन्यवाद करूंगा। साथ में बिंदु मैडम जी जो हमारे यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी है, एक लेडी है जो हमेशा हिम्मत देती है, और आगे भी मैं मिलता रहूंगा। आप लोग सब सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैंने हमारे यूनियन ने कोशिश किया है कि आपके साथ में दिल से काम करें, और उम्मीद है दिल से ही काम करेंगे। अपलोड वाले यहाँ खड़े हमारे भाई, उनका भी समस्या है, क्योंकि उनको भी आजकल पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे सबके लिए कुछ ना कुछ करने का, और डॉकयार्ड वालों के लिए भी। बहुत सारी बातें हैं, टाइम की कमी होने के कारण यहाँ रोकता हूँ। आप लोग सबका इस मीटिंग में आकर के इस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी